तो दोस्तों आज हम निबंध का तात्विक विवेचन करेंगे। तो ये एमए हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। वैसे तो निबंध लेखन जो है सभी परीक्षाओं में अनिवार्य होता है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो आईएएस हो, पीसीएस हो, आरओ एआरओ कोई भी परीक्षा हो, या सिंपल जो ग्रेजुएशन करते हैं, या फिर ट्वेल्थ 10th तक, ऐसे तो सभी को लिखने पड़ते हैं, है ना। तो मैं इसका तात्विक विवेचन आप लोगों के आगे प्रस्तुत कर रही हूँ। निबंध तात्विक विवेचन: स्वच्छंदता, आत्मनिष्ठता, वैचारिकता, भावात्मकता, तार्किकता, विषयनिष्ठता, श्रृंखलाबद्धता, व्यंग्यात्मकता, कलात्मकता, जीवंतता तथा संक्षिप्तता निबंध के मुख्य तत्व हैं। स्वच्छंदता: वैयक्तिकता के कारण निबंध लेखन में स्वच्छंदता आना स्वाभाविक है, किंतु स्वच्छंदता का आशय विशृंखलता नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता हुआ चलता है। ठीक है, यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिकता सत्ता के साथ, अर्थात बुद्धि तथा भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए, जो करुण प्रकृति के हैं, उनका मन किसी बात को लेकर अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर झुकता और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। जो विनोदशील है, उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पक्षों की ओर दौड़ती है जिन्हें सामने पाकर कोई हंसे बिना नहीं रह सकता। आत्मनिष्ठता: निबंध में लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों एवं हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति करता है। यह सत्य है कि निबंध की यात्रा आत्मीयता से प्रारंभ हुई, किंतु उसकी विकास यात्रा विषय वस्तु की प्रेरणा से वैचारिक धरातल का आश्रय लेकर चलती रही। गद्य की अन्य विधाओं के लेखक अपने व्यक्तित्व को छिपा सकता है, परंतु निबंध में वह जाकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मनिष्ठता निबंध का एक अनिवार्य तत्व है। यही कारण है कि निबंध में लेखक का व्यक्तित्व इस प्रकार भासित होता है जैसे निर्मल जलाशय में आकाश। वैचारिकता: गद्य की अन्य विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी आदि की अपेक्षा निबंध में बौद्धिकता की अधिक प्रधानता होती है। डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र लिखते हैं, निबंध वही कहा जा सकता है जो विचारों को क्या करे, उत्तेजना दे। डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? निबंध वही कहा जा सकता है जो विचारों को उत्तेजना दे। यद्यपि व्यक्ति के अनुरूप निबंधों के मनोविकारों का गुंफन होता है, किंतु लेखक का ध्यान मात्र समरसता पर केंद्रित नहीं होता। वह अपनी वैचारिक शक्ति के माध्यम से पाठक की ज्ञान पिपासा को भी शांत करता है, जागृत करता है। निबंध लेखन के लिए वैचारिक क्षमता का होना नितांत आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचारात्मकता को निबंध का जो है आवश्यक तत्व मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, यही कारण है कि उन्होंने अधिकांश निबंध विश्लेषणात्मक शैली में लिखे हैं। उदाहरण के लिए उनके भय निबंध की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों में अभ्यस्त होता जाता है, त्यों तो उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का भी यही क्रम रहा है। भावात्मकता: निबंध का एक प्रमुख तत्व है आत्मीयता, अर्थात लेखक का व्यक्तिगत व्यक्तित्व। लेखन के लिए बुद्धि तत्व के साथ भाव तत्व का होना नितांत आवश्यक है। भाव तत्व के अभाव में निबंध लेख बनकर रह जाता है। निबंध में विचार होते हैं, किंतु वे मस्तिष्क के शुष्क चिंतन पर ही आधारित नहीं होते। उनके पीछे हृदय की तरल रागात्मकता भी होती है। मनोवैज्ञानिकता तथा गीतात्मकता के कारण निबंधों में जिस सजीवता एवं सरसता के दर्शन होते हैं, वह भावात्मकता का ही परिणाम है। निबंध में भावात्मकता के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन है, निबंध में विचारों का प्रतिपादन करते हुए भी उसमें भावोत्तेजन की क्षमता होनी आवश्यक है। निबंध में भावोत्तेजना का यह गुण तभी आ सकता है जबकि इसमें रचयिता के व्यक्तित्व का जीवित स्पर्श हो। संक्षिप्तता: आज के व्यस्ततम जीवन में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह स्वयं को समझ सके। ऐसी स्थिति में विस्तृत निबंधों को पढ़ने के लिए समय निकालना असंभव प्रतीत होता है। यही कारण है कि वर्तमान काल में संक्षिप्तता निबंध का आवश्यक गुण प्रतीत होता है। निबंध में वैचारिक गहनता के साथ सरसता एवं सारगर्भिता भी होनी चाहिए, जिससे कि प्रतिपाद्य विषय को सहज ही पाठक तक पहुंचाया जा सके। संक्षिप्तता को निबंध का महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए बाबू गुलाब राय ने कहा है, निबंध उस गद्य रचना को कहना चाहिए जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव एवं सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। तार्किकता: निबंध में विषय वस्तु के माध्यम से लेखक अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है।
इसे प्रकट करते हुए वह जिस श्रृंखलाबद्धता का सहारा लेता है वही निबंध की तार्किकता है। तार्किकता द्वारा लेखक अपने मौलिक विचारों को ऐसे प्रस्तुत करता है कि उसके विचारों से पाठक अभिभूत हो सके। तार्किकता के अभाव में विषय गंभीर समाप्त हो जाएगा और निबंध अपरिपक्व रचना बनकर रह जाएगी। इसके अतिरिक्त अपनी बात को पुष्ट करने के लिए मीमांसा तथा दार्शनिक विषयों को स्पष्ट करने के लिए भी तार्किकता की आवश्यकता पड़ती है। अतः तार्किकता निबंध का महत्वपूर्ण तत्व है। कलात्मकता से तात्पर्य है उसके प्रस्तुतिकरण से। प्रस्तुतिकरण अर्थात ऐसी भाषा एवं शैली का प्रयोग करना जो निबंध को सर्वग्राह्य बनाने के साथ अपनी उत्कृष्टता, सरसता, प्रौढ़ता तथा लालित्य से पाठक को आदि से अंत तक पढ़ने के लिए उसे विवश कर दे। उत्कृष्ट निबंध के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा शैली अर्थात उसका प्रस्तुतिकरण कलात्मक होना चाहिए ताकि वह पाठक को अपने आकर्षण पाश में बांध सके। कलात्मकता साधारण विषय को भी पूर्ण आकार प्रदान कर देती है। निबंध की श्रेष्ठता उसकी अनुभूति पक्ष तथा अभिव्यक्ति पक्ष पर निर्भर करती है। अभिव्यक्ति पक्ष का संबंध रचनात्मक कला के सौंदर्य से है और कलात्मक पक्ष के प्रमुख 4 अंग है: भाषा, शैली, अलंकार, ध्वनि और औचित्य। तारतम्यता: जब लेखक अपनी हृदयानुभूति को अथवा अपने विचारों को किसी एक विषय के माध्यम से शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार तथा परिणाम के आधार पर विकसित करता है तो उसमें आदि से अंत तक तारतम्यता बनी रहती है। भाषा: सामान्यतः भाषा संप्रेषणीयता अर्थात अपनी बात को आगे भी मिल जाएंगे तो कोई बात ना लो बेटा, तो उनका पेन सब ले लिए, हाँ ले लिए, दूसरे तक पहुंचाने का सहज माध्यम है। किंतु निबंध लेखन में भाषा का महत्व इससे कुछ अधिक है, क्योंकि इसमें निबंधकार के लिए भाषा केवल अपने भावों एवं विचारों को पाठक तक पहुंचाने का साधन मात्र नहीं होता। इसमें लेखक विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए शब्द चयन का, वाक्य रचना तथा भाषा में नवीनता लाकर निबंध को निखारने का प्रयास भी करता है। यही कारण है कि निबंध में हमें कहीं सरल शब्द और छोटे वाक्य दिखाई देते हैं तो कहीं कठिन शब्दों और अनेक उपवाक्यों से मिलकर बने लंबे वाक्यों का प्रयोग मिलता है। यह सत्य है कि निबंध की भाषा और शैली के माध्यम से ही हम निबंध लेखक के व्यक्तित्व से भी परिचित होते हैं, किंतु निबंध की लोकप्रियता के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा शैली ऐसी हो जो विषय वस्तु को सहज ग्राह्य बनाने में सफल हो सके। शैली प्रत्यु रचनाकार का व्यक्तित्व दूसरे से भिन्न होता है। यही कारण है कि एक लेखक की निबंध शैली दूसरे से भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त निबंधकार अपने भावों एवं विचारों को जिस रूप में प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्ति के उस तरीके को ही निबंध की शैली कहा जाता है। कुछ लोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए किसी लोकोक्ति, मुहावरे, दोहे, चौपाई, श्लोक तथा जीवन अनुभवों के उदाहरणों का सहारा लेते हैं तो कुछ सीधे सपाट तरीके से अपनी बात कहते हैं। कुछ अपनी बात इतनी आत्मीयता से कहते हैं कि पाठक भी उस भाषा व उस भाव प्रवाह में बहता चला जाता है। और कुछ लेखक इतना गहन वैचारिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं कि हम उनके चिंतन मंथन और अंतर्दृष्टि का लोहा माने बिना नहीं रहते। निबंध बोधगम्य बन सके इसके लिए आवश्यक है कि निबंधकार शब्द चयन करते समय तथा वाक्य संरचना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे दुरूह व जटिल न हो, क्योंकि भाषा शैली ही वह संजीवनी है जो निबंध को जीवंतता प्रदान करती है। गद्यात्मकता: उपयुक्त तत्वों के अतिरिक्त निबंध का सर्वाधिक प्रमुख तत्व है गद्यात्मकता, किंतु केवल गद्यात्मक शैली में लिखे जाने से ही कोई रचना निबंध नहीं कही जा सकती। यद्यपि निबंधों के उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के जीवन का उल्लेख हो सकता है, किंतु लेखक का उद्देश्य उस व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करना नहीं होता, इसलिए यह जीवनी से भिन्न है। निबंध में किसी स्थान विशेष की यात्रा का जिक्र भी हो सकता है, किंतु यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत करना लेखक का उद्देश्य नहीं होता। इसी तरह निबंधों में कहानी की रंजकता, नाटक की रमणीयता, संस्मरण की मधुरता तथा रेखा चित्र की चित्रात्मकता हो सकती है, किंतु लेखक का उद्देश्य न कथा कहना और न नाटक, संस्मरण या रेखा चित्र आदि लिखना ही होता है। निबंध के जनक मोतेम एवं सभी पाश्चात्य समीक्षकों तथा हिंदी के ग्रंथकारों हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयनाथ, नलिन आदि ने निबंध में व्यक्तित्व की प्रधानता को स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल निबंध में आत्मनिष्ठता के साथ विचार, गांभीर्य और भाषा की सामासिकता को अधिक महत्व देते हैं। निबंध का जो उद्देश्य होता है, एक और मनोरंजन के साथ जन जागृति लाना या समसामयिक घटनाओं, समस्याओं का उद्घाटन करना है, तो दूसरी ओर भाव एवं कल्पना का प्राधान्य होने के कारण कलात्मकता पाठक को आद्योपांत पढ़ने के लिए विवश भी कर देती है। निबंधकारों के एक वर्ग ने रामचंद्र शुक्ल की भांति निबंध को गंभीर विचार प्रकाशक माना, तो दूसरे वर्ग ने विनोदी तत्वों को भी निबंध के लिए आवश्यक माना। बाबू गुलाब राय ने काव्य के रूप में निबंध के अनेक तत्वों को समेटते हुए निबंध की एक संतुलित परिभाषा देते हुए लिखा, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जा सके। ठीक है, तो कितनी अच्छी परिभाषा दी है, आप लोग ये देखिए बाबू गुलाब राय ने, कितनी ही अच्छी, इससे अच्छी शायद मुश्किल है निबंध को समझाने के लिए। क्या
बाबू गुलाब राय ने काव्य के रूप में निबंध के अनेक तत्वों को समेटते हुए निबंध की एक संतुलित परिभाषा देते हुए लिखा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। डॉक्टर नलिन ने निबंध विषय को उपयुक्त सभी परिभाषाओं का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए हिंदी निबंधकार में लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? किसी विषय पर स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन ही क्या है? निबंध है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को मेरी जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो कृपया करके इसको आप अधिकाधिक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास मेरी वीडियो पहुंच सके और ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक हमारी इस दुनिया को प्रकाशित कर सके।